हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सीरियस टॉपिक पर मैं बनाने जा रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम कल कंप्लीट हो चुका है और आज के मौके पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अल्टीमेट ट्रूथ जो लगभग सभी उससे अवेयर हैं, बट फिर भी उसके कारण फंस जाते हैं। देखिए, यूपीएससी के पूरे एग्ज़ाम साइकिल में लगभग 700, 800, 1000, 1100 इतने ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, 700 to 800, 900। और हर साल कुछ रिपीटेड सिलेक्शंस भी होते हैं, जैसे जो पहले से सिलेक्टेड हैं उन लोगों का रैंक इंप्रूव हो रहा होता है। तो अगर आप 900 सिलेक्शन भी मानो तो उसमें लगभग 300 से 400 लोग रिपीटेड होते हैं। तो यानी 500 से 600 लोग हर साल नए रूप में यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज़ नंबर 1 अल्टीमेट ट्रूथ। एंड नंबर 2 जो नंबर सेकेंड ट्रूथ है कि इस 500 या 600 ईयरली सिलेक्शन के सामने यूपीएससी की एक बहुत ही बड़ी, कम से कम अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोचिंग इंडस्ट्री। कभी कभी ये कोचिंग इंडस्ट्री दोस्तों कोचिंग इंडस्ट्री का काम कर लगती है। कल एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, 24 घंटे भी नहीं हुए एग्ज़ाम को, ठीक है। और खूब सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड परसेप्शंस मार्केट में ऐसे फैला दिया गया है जैसे कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे कर के आया है उसका एक्सपीरियंस झूठा है, बट जो लोग बस बाहर से उस पेपर को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं बाहर से, ठीक है, उनका परसेप्शन उस एग्ज़ाम के बारे में सही है। जैसे नंबर 1 परसेप्शन कि पेपर बहुत ईजी था। देखिए, जैसे पेपर बाहर आता है तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी के टीचर को पकड़ा दिया जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हिस्ट्री के टीचर को पकड़ा दिया जाता है, इन्वायरमेंट के फैकल्टी को, इन इकोनॉमी, इस तरह से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके जिम्मे आए 12-13 क्वेश्चन, आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, आप लगभग सॉल्व कर ही देंगे, हिस्ट्री वाले हैं कर ही देंगे, इकोनॉमी वाले हैं कर ही देंगे। नहीं हो रहा है तो आप गूगल से हेल्प ले लेंगे या फिर तरह तरह के इंटरनेट के सोर्सेज से हेल्प ले लेंगे। फिर ये सारा हेल्प ले लेने के बाद आप तो राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है, आप बाहर बैठ के एक तो सॉल्व कर रहे हो उसको, ठीक है। दूसरी बात कि आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि किसको पता कि आपने सॉल्व किया या सीधे मोबाइल से देख के आप आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। और उस केस में फिर मार्केट में ये परसेप्शन डाला जा रहा है कि पेपर बहुत ईजी था, जबकि रियलिटी ये है कि पेपर बहुत ईजी नहीं था, 23 से डिफरेंट था। 2023 में जो ऑप्शंस पूछने का तरीका था उसको चेंज कर दिया गया था। काफ़ी वो 1 पेयर ऑनली, 2 पेयर ऑनली, 1 ऑप्शन ऑनली, 2 ऑप्शन ऑनली वाले वो उस ऑप्शन को हटा दिया गया था। 4-5 क्वेश्चन उस टाइप के भी थे, नो डाउट, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि पेपर काफ़ी ईजी हो गया। पेपर में आपके भर करके फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस की खास बात यह है कि या तो वो फैक्ट आपको आता है या तो नहीं आता। फैक्चुअल क्वेश्चंस में 70% फैक्ट्स ऐसे जगह से थे जो कि यूपीएससी की नॉर्मल रेफरेंस बुक्स में नहीं पाया जाता है। जैसे जो फिग ट्री है वो फिग वॉस्प के द्वारा ही पॉलिनेट किया जाएगा। ये कौन से इन्वायरमेंट की बुक में या ज्योग्राफी की बुक में डला हुआ है, कोई मुझे बताए, ठीक है। इसी तरीके से अब कौन सा ट्री जो है नेटिव है, कौन सा ट्री जो है नेटिव नहीं है इंडिया का, इसको रटना क्या, कोई टीचर इसको रटे हुए है? कोई टीचर बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ याद है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में, मतलब पॉलिटी को हटा दीजिए, कुछ हद तक ज्योग्राफी को हटा दीजिए और कुछ हद तक इकोनॉमी को हटा दीजिए। अच्छा, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कंपेरेबल रैंक्स किसको रटे हुए? जो डिफेंस का इंटरनल एग्जाम देता है, एंट्री लेवल एग्जाम नहीं, डिफेंस में जाने के लिए एग्जाम नहीं, डिफेंस में जा चुका है और फिर इंटरनल एग्जाम देता है प्रमोशन के लिए, उन लोगों को ये रैंक्स रटाए जाते हैं। कैसे कोई यूपीएससी का स्टूडेंट उसको रटा हुआ रहे, ठीक है। तो इस तरह के भर करके क्वेश्चंस थे, ठीक है कि उसमें कुछ ट्रिक लगा करके या करके सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट ये कहना आउटराइटली कि पेपर बहुत ईजी था, इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, ये सरासर झूठ है। सबसे बड़ा झूठ ये है, ठीक है। इस तरह का झूठ बोलने से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में जो बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, फॉर एग्जाम्पल 85 या 90 या 80 मार्क्स ला रहा है, उसके मन में भी डाउट है कि मेरा पेपर बहुत ख़राब गया है, ठीक है।
और जो किसी तरह से कम ला रहा है और कम ला रहा है, मान लीजिए उसका सिलेक्शन होना नहीं होना इज अनदर थिंग, डिपेंडिंग अपॉन हिज मेहनत, हिज लक एंड एवरीथिंग, बट उसको ये फील कराना कि भाई देखो बाकी लोग तो 120 नंबर ला रहे हैं, तुम तो जो है 60 नंबर ला रहे हो, दिस इज रॉन्ग। आप उसको एक जेन्युइन चीज़ बताइए कि पेपर जो है इसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि डुएबल थे, ठीक है, बट उन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पर आप 120 तक पहुंच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात गलत है कि 120, 130, 110, 100 प्लस इतना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, 2023 का पेपर टफ था, 23 के पहले 2022, 21, 20 के जैसा ही पेपर था ये 24 वाला भी, अगर आप मान लो तो। हालांकि उससे मैं मानूंगा कि टफ था ये 24 वाला पेपर, बट अगर वैसा भी 22, 21 के जैसा भी मान लो तो 22 में कितना कट ऑफ था 88, 21 में कितना कट ऑफ था 87, ठीक है। तो ये बोलना कि 100 प्लस जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मैथमेटिक्स जो भी पढ़ा है उसको पता है कि गॉसियन कर्व में जो 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 रेंज आएगी, ठीक है, मान लीजिए 12,000 लोगों को प्रीलिम्स के थ्रू सेलेक्ट करना है, तो जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स ला रहा है प्रीलिम्स में, उसके आधार पर कट ऑफ नहीं डिसाइड होता है। वो 12,000वां बच्चा, ऊपर से 12,000वां बच्चा जितना मार्क्स ला रहा है वहाँ पर कट ऑफ फिक्स होता है। तो क्या ऊपर से 12,000वां बच्चा 120 नंबर लाएगा, 110 नंबर लाएगा, 100 नंबर से ऊपर लाएगा? दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ें नहीं बोलिए। दो आई डू नॉट लाइक टू कम एंड बैस इस तरह से किसी को ये बोला, लेकिन बच्चों को इतना डराए रखना, ठीक है, कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा। देखो सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो उनके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, या फिर उनका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है, इतनी गर्मी में वो अपने आप को मैनेज कर भी पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। यूपीएससी की कोचिंग्स के जितने भी टीचर्स हैं वो फर्स्ट क्लास एसी रूम में बैठे हुए, ठीक है, और जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है प्रीलिम्स का, ठीक है, उसको बाहर एक पेड़ भी नहीं मिला हुआ, प्रीलिम्स दे रहा है, बाहर जाके 1 घंटा पहले से खड़ा है, सीवियर हीट वेव चल रहा है, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, दिल्ली में तो पता नहीं कितना 52 डिग्री चल रहा है कि 60 डिग्री चल रहा है। उस मौसम में बच्चा बाहर ऐसे जा रहा है, ठीक है, पता नहीं कैब लेके जा रहा है कि मेट्रो से जा रहा है कि ऑटो से जा रहा है, ठीक है, कितना दूर पैदल चलना है, उस धूप में वो गया, धूप खाया, अंदर गया, एग्ज़ाम दिया, फिर बाहर आया 2 घंटे के लिए और धूप खाया, ठीक है, उसके बाद अंदर गया, एग्ज़ाम दिया, उसमें उसका कितना दिमाग काम किया नहीं किया, इस चीज़ को भी तो आपको अकाउंट करना होगा ना, ठीक है। उस प्रेशर में कि मेरा करियर दांव पर लगा हुआ है, मेरा लाइफ जा रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, उस प्रेशर में उसका परफॉर्म करना और आपका परफॉर्म करना, इसमें एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, ठीक है। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, अपने सब्जेक्ट के आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, एंड जिस कारण से मैं आप सभी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ब्लेटेंटली, ठीक है, ब्लेटेंटली एकदम फर्स्ट लुक पर पेपर के बारे में एक भ्रांति फैलाना, मिसकंसेप्शन फैलाना, मैं तो परसेप्शन भी नहीं बोलूँगा, मिसकंसेप्शन बोलूँगा, और कोचिंग भी नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ को, ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, पूरे कोचिंग को तो नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये जो मार्केट में थोड़ा झूठ फैला जाता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कंपल्सन है आपका, क्योंकि अरबों डॉलर का बिजनेस है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जितना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में आपस में कंपटीशन है, उससे लाख गुना ज़्यादा आप लोगों के बीच में कंपटीशन है, कि सृष्टि आईएएस से ज़्यादा बच्चे निकले, कि बृष्टि आईएएस से ज़्यादा बच्चे निकले, कि रीजन से ज़्यादा बच्चे निकले, कि भाई किससे ज़्यादा बच्चे निकले, तो इस तरह का कंपटीशन है, ठीक है। तो वो बात समझते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए एक बच्चे का मानसिकता को समझिए जो 21 साल से 30 साल के बीच का है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, प्रीलिम्स उसका हो ना हो विल डिपेंड ऑन हिज और हर हार्ड वर्क, लेकिन ये इस तरह का झूठ फैलाना, उसको परेशान करना, ये चीज़ एकदम गलत है, टोटली गलत है दोस्तों, ठीक है। जेन्युइन बात ये है कि कट ऑफ विल बी अ लिटिल हाई देन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत कम था, यूपीएससी की हिस्ट्री में लोवेस्ट था, और वो भी लिटिल हाई इस बात पर डिपेंड करेगी कि सीसेट में लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर सीसेट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म अगर नहीं किए होंगे तो जीएस का कट ऑफ विल नॉट बी दैट हाई, इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा तो प्लीज़ परेशान मत होइए, देखिए प्रीलिम्स हो ना हो, लेकिन अगले 15 दिन के पहले आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, 15 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा। अगर मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप उसके बाद ही परेशान मत होइए, लेकिन अगर होना भी है तो उसके बाद परेशान होइए, अभी क्यों हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप परेशान हो रहे हैं, इससे होगा कुछ नहीं। 15 दिन के बाद अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है
फॉर एग्जांपल, इसके बहुत चांसेस है। कोचिंग के आंसर की भी मे भी 15-15, 20-20 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा रियल आंसर की से, ठीक है। और उस केस में अगर आपका सेलेक्ट प्रीलिम्स हो जाता है और 15 दिन या 20 दिन आप अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं, तो क्या कोचिंग उसकी भरपाई थोड़ी करने जा रहा है आपको? आप अपना काम करिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, चकाचक चल रहा है ऐसा बोलने से, ठीक है। सब बच्चे एक दूसरे एक कोचिंग का ऐसे देख करके, आंसर की देख करके या कट ऑफ वीडियो देख करके उनका काम हो जाता है। अब वो 10-10 कोचिंग्स का देख रहे हैं, उनका तो काम अच्छा चल रहा है। आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर 15 डेज यू लूज मोमेंटम, ठीक है, थिंकिंग कि आपका नहीं हो रहा है, और बाई चांस आपका हो ही जाए, तो उस 15 दिन की भरपाई कौन करेगा? तो इस चीज़ को ये करिए। अब अगर आपको बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, आप आसानी से नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपका मिड रेंज में है, अपनी अपनी कैटेगरी, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अनुसार बात करें तो 70 से भी प्लस है अगर आपका, तो आप तैयारी धीरे धीरे शुरू करिए, क्योंकि नो वन नोज आपका सिलेक्शन हो सकता है। इवन सीसेट में भी मार्क्स आपका बहुत कम है तो डोंट वरी। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्रहेंशन था वो इतना टफ था, उसका एकदम यूनिक आंसर तक पहुंचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस केस में अगर आपका कुछ 10-15 नंबर का भी अंतर है सीसेट कट ऑफ से, फिर भी यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन, बिकॉज यू नेवर नो कि कोचिंग्स का आंसर गलत हो और यूपीएससी आपको सेलेक्ट करवा दे, ठीक है। लेकिन आप मोमेंटम लूज कर चुके होंगे तो फिर वो आपका नुकसान है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट फील सैड, डिप्रेस्ड फॉर एनी रीजन, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है। एंड डोंट फील सैड स्पेशली बिकॉज कि आपका कुछ मार्जिन के आसपास आ रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 120-110 कट ऑफ जाएगा और आपका नहीं होगा। ये चीज़ सोच करके आप परेशान हो रहे हैं, तब तो बिल्कुल भी मत होइए। 70, 75, 80 के आसपास आपका बन रहा है तो बी कॉन्फिडेंट, यू हैव ए फेयर चांस, ठीक है, फेयर चांस कि सब कुछ ये रहा, ठीक रहा, तो यू हैव फेयर चांस कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नहीं हो तो नहीं हो, एनीवेज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, बट डोंट बी सैड, डोंट बी डिप्रेस्ड। दिस इज़ माई मैसेज दोस्तों, ठीक है। कट ऑफ देखना अब बंद कर दीजिए, कोई कितना भी प्रिडिक्ट करे, कम ज़्यादा वो सब छोड़ दीजिए। अपना 2 से 3 दिन का सीरियस ब्रेक लीजिए, सीरियस ब्रेक। क्यों? क्योंकि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, कोई मामूली एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है। इट इज़ वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ऑफ द वर्ल्ड। क्यों भाई? क्योंकि 12 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, लगभग 12 लाख फॉर्म भरते हैं तो 20 लाख लोग तैयारी करते हैं। 8 लाख लोग फॉर्म नहीं भरते इस डर से कि मेरी तैयारी नहीं है। 12 लाख लोग जो फॉर्म भरे उसमें से 6 लाख लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है। 6 लाख लोग में भी फिर बाकी आप पता ही है। तो आप सोचिए कि इतने बच्चे जहाँ जिस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को चेस कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को आपने दिया, और अगर आप सीरियसली तैयारी किए हैं, मतलब ठीक ठाक डिसेंट 6-7-8 घंटे डेली पढ़ा है लास्ट के 1 साल में, अगर एवरेज, हर दिन नहीं बट ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स आप डेली पढ़ें लास्ट के 1 साल में, तो यू आर ए सीरियस स्टूडेंट। मतलब आप ऑलरेडी टॉप 2-3% में स्टूडेंट्स हो। सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे। तो अगर आप ऐसा तैयारी किए हैं तो 2-3 दिन का एक सीरियस ब्रेक लो, ठीक है, डिस्पाइट व्हाट द रिजल्ट इज, और फिर आप अपना तीसरे दिन से या चौथे दिन से अपना धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करना शुरू करो, और उस मोमेंटम को प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद डिसकंटिन्यू नहीं होने देना। प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका सही आता है तो मेंस की तैयारी एकदम जड़ खोद दो पूरा, जो जितना हो सकता है, जो भी आपको लगता है, जिसको फॉलो करने से आपको लगे कि मेरा हो सकता है, टॉपर्स को फॉलो करने से, कोचिंग को फॉलो, जो आपको लगता है, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये चीज़ करने से मेरा हो सकता है तो उसको कर डालना है अगले आने वाले 3 महीने में। नहीं आपका प्रीलिम्स होता है, इन दैट केस ऑल्सो उसी मोमेंटम को बनाए रखो और मेंस की तैयारी करो, थोड़ा स्लो पेस में करो, ठीक है। जो काम मेंस के देने वाले बच्चे लगभग 3 मंथ में करेंगे, उसी काम को आपको लगभग 6-7 मंथ तक करना है, ठीक है। आपको और ज़्यादा उस स्किल को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ बच्चों को उतना टाइम शायद नहीं मिलेगा छोटी छोटी चीज़ों को समझने का और उसको इम्प्रूव करने का। आप हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को, अपने नोट्स को इम्प्रूव करिए, PYQs लिखिए मेंस के एंड ऑल दैट, ठीक है। 6-7 महीने मेंस के ऊपर अपने आप को झोंक दीजिए, एंड फिर नेक्स्ट जो आपका साइकिल शुरू होगा 6 महीने के बाद, प्रीलिम्स जब क्लोज आने लगेगा तो क्लोजर वाले साइकिल में 6 मंथ्स तक फिर आप प्रीलिम्स के ऊपर मेहनत करिए। यही है, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट रहेगा। डिफ़िकल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें सिलेक्शन से 1000 बच्चों का होना है, और आप अगर इसको चूज किए हो तो मतलब कई मायनों में आप काफ़ी एक क्या बोला जाए, एक गैम्बलर इंसान हो,
ठीक है। इट इज़ वन टाइप ऑफ गैम्बल जो कि आप खेल रहे हो। और जनरली लोग जब जुआ खेलते हैं तो उसमें पैसे दांव पर लगाते हैं, ठीक है, घर दांव पर लगाते हैं, ज़मीन दांव पर लगा देते हैं। अब महाभारत वगैरह में तो अपनी बीवी को भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ये आपने ऐसा गैम्बल किया है दोस्तों जिसमें आपने खुद को दांव पर लगाया हुआ है। तो टेक इट वेरी सीरियसली। इसमें आप डिसहार्टेन नहीं हो सकता। नो, आप गिर जाओगे आज के डेट में, यू विल फील डिप्रेस्ड, सैड, alone. Take it from me in writing, nobody will come to rescue you. In the end, you have to be there for you. इसीलिए कुछ भी हो, अपने आप को लेट डाउन मत होने दीजिए, गिराइए मत, ठीक है। क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन टफ ना भी हो, एग्ज़ाम बहुत टफ है, ये डिफ़िकल्ट नेचर का एग्ज़ाम है, अनसर्टेन नेचर का एग्ज़ाम है। आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, इट इज़ वेरी गुड। अच्छा नहीं आ रहा है, इट्स नॉट दैट बैड एंड यू डिड वेरी वेल। रिमेंबर दिस, आपने काफ़ी अच्छा किया। आप एग्ज़ाम देने गए सेंटर पर मुंह उठा करके इस गर्मी में, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है, आपने तैयारी की। तो अपने आप को कोसिए मत। एग्ज़ाम सिर्फ ना होने से अगर आपका पूरा मेहनत मतलब डिसाइड हो जाए तो वो सही नहीं है, ये गलत अप्रोच है। और दूसरी बात ये है कि इस एग्ज़ाम के बाद भी मेहनत का सिलसिला बाकी है दोस्तों। तो जो लोग प्रीलिम्स निकाल रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है। खुश बस इसलिए होना है कि चलो नेक्स्ट स्टेज तक जाने का मौका मिला, विच इज़ मेंस स्टेज, जहाँ पर आपकी एक और नए स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, विच इज़ राइटिंग स्किल, ठीक है। एंड माइंडेड कि वहाँ से भी ठीक ठाक रेशियो में बच्चों को आउट किया जाता है। हालांकि प्रीलिम्स का ऐसा नहीं है कि बल्क में लोगों को बाहर निकालते हैं, बट मेंस में भी काफ़ी सारे बच्चों को आउट किया जाता है। मतलब 12,000 बच्चे अगर मेंस देंगे तो लगभग इसमें से मान लीजिए कि 9,000 बच्चों को तो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी 4 में से एक ही बच्चा आगे जाएगा। तो वहाँ भी आपको अभी एक नई लड़ाई के लिए तैयारी करनी ही है, ठीक है। तो ये आपका लड़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, एक तरीके से समझ लीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो आपकी लड़ाई जस्ट शुरू हुई है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों माइंड को कूल रखिए, 2-3 दिन का रेस्ट लीजिए, रैंडम वीडियोज़, रैंडम चीज़ें मत देखिए, इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको लगता है कि इन कंटेंट से आपको हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरे से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन करिए। वहाँ रेगुलर इंटरवल पर मैं गूगल मीट के थ्रू या फिर समटाइम्स पर्सनली बात करके भी जितना हो सके हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।